डॉक्टर अजीम राही उर्दू में अफसानचे की रवायत में लिखते हैं, अफसानचे की मकबूलियत में वक्त के साथ इजाफ़ा होता गया और इसे अच्छी खासी मकबूलियत भी हासिल हुई। इस सिन्फ को सिर्फ़ हिंदो पाक और बांग्लादेश में बल्कि 7 समुंदर पार भी काफ़ी पजीराई मिली है, जिसे उसके ताबनाक मुस्तक़बिल से ताबीर किया जा सकता है, जो एक खुश आइन बात है। पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की तरह अफसानचे लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ भी मामला बिल्कुल हिंद की तरह नज़र आता है कि सीनियर अफसाना निगारों ने अफसानचे नहीं लिखे और फिक्शन के नाक़दीन ने इस सिमत कोई ख़ास तवज्जो नहीं की और न ही बहैसियत सिन्फ इसे अहमियत दी गई। अलबत्ता कुछ लिखने वालों के नाम ज़रूर मिलते हैं, जिनमें D.H. शाह, ताहिर नकवी, अली हैदर मलिक, अहमद दाऊद, ज़फ़र ख़ान बिहारी, इफ्तिखार एजी, अली तन्हा और अब्बास ख़ान। राही से मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि पाकिस्तान में अफसानचा निगारी की जानिब बहुत कम तवज्जो दी गई। D.H. शाह के बाद पाकिस्तान के अफसानचा निगारों में जो नाम आता है वो अब्बास ख़ान का है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अफसानचों के मजमूए उन्हीं के आए। सितारों की बस्तियाँ, तू और तू, ज़ख्म गवाह हैं, इनके अलावा भी कई मजमूए हैं। उन्होंने मैं और उमराव जान अदा के उन्वान से एक नॉवेल भी लिखा। तंज़ो मिज़ाह पर पल पल सामने आया। मुकम्मल फहरिस्त इस वक्त सामने नहीं है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में उनका मुकम्मल तारुफ़ कराऊंगा। फ़िलहाल उनके अफसानचे सुनते हैं। हमद की बहुत सी तारीफ़ पढ़ी, मगर इस अफसानचे की बात दीगर है। चलिए सुनते हैं डूबने वाले। कुछ डूबने वाले पार लगते देख रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? डूबने वाले भी कभी पार लगे हैं? बिल्कुल। वो कैसे? अल्लाह पाक की मोहब्बत में डूबने वाले। हमद की इतनी बेहतर तारीफ़ पहली बार पढ़ी है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ उन्हीं के अल्फाज में। उन्वान है रिहाइश गाह। तो आइए सुनते हैं रिहाइश गाह। ये जहान एक जहन्नम है, लिहाजा मैं इसमें नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ रहते हैं? अपने ख़यालों में। अब्बास ख़ान का एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अलमिया। वैसे तो हर इंसान खुद गर्ज है, लेकिन उस शख्स ने तो खुद गर्जी की इंतहा कर दी है। हर वक्त और हर तरीक़े से वो महज अपने आराम और अपने मुफादात का ख्याल रखता है। उसका तारुफ तो कराएं। आप पछताएंगे। क्यों? वो सरकारी मुलाजिम है। तंज का ऐसा शगुफ्ता अंदाज आपने
मुलाहिजा किया। अब हम अब्बास खान का दूसरा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बहादुरी। वो बहुत बोल्ड खातून है। बोल्ड के क्या मानी हैं? बहादुर। क्या उसने किसी जंग में दुश्मन को ज़ेर किया है? घर में घुस आने वाला कोई डाकू पकड़ा है या सांप मारा है? ये अक़वाल गैर अहम हैं। वो फिल्मों में काम करती है, काम के दौरान वो उड़ियाँ हो जाती है। बहादुरी की जदीद तशरीह सुनी। अब हम सुनते हैं अब्बास खान का एक और चुभता हुआ अफसानचा। उन्वान है पहचान। मुलाजमत की खातिर लिए जाने वाले तहरीरी इम्तिहान में वो अव्वल आया। फिर उसके बाद 2 इंटरव्यू होने थे। पहला इंटरव्यू एक माहिर नफ्सियात ने लिया था। दूसरे इंटरव्यू में उसी तरह अव्वल आएगा। उसे ये यकीन था, वो खुश था कि मुलाजमत में ले लिया जाएगा। अचानक इसने दूसरे इंटरव्यू में पेश होने से इनकार कर दिया। क्यों? अदारे के सरबराह ने अपने मातहत काम करने वाली एक औरत को इंटरव्यू लेने पर मामूर कर दिया था। क्या उसकी उस औरत से कोई अदावत थी? बिल्कुल नहीं। वो तो इस औरत को जानता तक नहीं था। क्या वो रिश्वत देती है? नहीं तो और क्या वजह है? सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत थी और औरत की अक्ल मरते दम तक उसके जिस्म के ताबा रहती है। एक और मुकालमाती अफसाना सुनी जो जदीद मुआशरे का अक्कास है। उन्वान है घर। हमारे दोस्त नाज़िम अली ने हमारी महफिल में आना छोड़ दिया है। इसकी वजह तो ज़रा मालूम करें। मुझे वजह मालूम है। कौन सी वजह है? इसके घर वालों से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। अब एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कैद। उसने अपनी ज़िंदगी बेहद तकलीफ में गुजारी है। वो अपने ओहदे की वजह से मुल्क के सियाह सफ़ेद का मालिक था। नेज़ इसकी सेहत भी काबिल रश्क थी। आप कहते हैं कि उसने ज़िंदगी बेहद तकलीफ में गुजारी। इसको क्या तकलीफ थी? उसूलों की पाबंदी। अब एक और नहायत उम्दा अफसानचा सुनते हैं गो कि इस अफसानचे के ख़यालात रॉबिन्सनाथ टैगोर की एक जुमले से लिए गए हैं। फिर भी ये अफसानचा अपने आप में मुनफरिद है। उन्वान है मेरा वतन। लोग वतन की शान में तराने लिखेंगे, उन तरानों को गाएंगे, वतन के मुतल्लिक़ किताबें लिखेंगे, वतन के मकासद का प्रचार करेंगे और वतन के लिए जान व माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार मिलेंगे। लेकिन चुप क्यों हो गए? लेकिन वतन के कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है इस तरह।
مقابلہ حسن میں حصہ لینے والی سب لڑکیاں خوبصورت تھیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب بے حد مشکل کام تھا۔ آپ نے الزبتھ کو کامیاب کرا دیا۔ آپ نے کون سا حربہ استعمال کیا؟ واپسی کے وقت اسے دوپٹہ اڑا دیا تھا۔ عباس خان کا افسانچہ سیلف فنانس۔ آپ کے بھائی کی موت کا مجھے بہت صدمہ ہوا ہے۔ وہ کل مجھے ملا، وہ بالکل تندرست و توانا تھا، اس کو کیا تکلیف ہوئی؟ وہ چائے نہیں پیتا تھا۔ کل شام اس کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا، اس کے لیے چائے بنی تو دوست کے اصرار پر اس نے ایک پیالی پی لی۔ اس سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی، اس نے وہ دوا استعمال کی۔ آج صبح اٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا کہ موت نے آ لیا۔ دل کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ دل کی تکلیف نہیں تھی، ڈاکٹر نے غلط دوا دے دی۔ ایک MBBS ڈاکٹر کے ہاتھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ غلط دوا دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر سیلف فنانس اسکیم کے تحت پڑھا ہے۔ نہایت خوبصورت انداز میں دور حاضر کے تعلیم یافتہ افراد کے پس منظر کو آشکار کیا ہے۔ اب ہم ایک عباس خان کا مکالماتی افسانچہ سنتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اس پر غور کریں، تب مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں پناہ گاہ۔ حادثے میں اس کے تمام اہل خانہ ختم ہو گئے، اسی طرح اس کا تمام اثاثہ تباہی کا شکار ہوا۔ ان کے غم میں وہ خود بھی مرنے کے قریب ہوگا۔ اس کے پاس غموں سے نمٹنے کے لیے بے مثال نسخہ موجود ہے، اس کو استعمال کرنے سے وہ غموں سے بچ گیا۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ تاریخ، فلسفہ اور ادب۔ کتنی خوبصورتی سے ایک بہت اہم نقطہ عباس خان نے سمجھا دیا۔ عباس خان کے افسانچوں کی یہی خوبی ہے کہ وہ بہت بڑی بات مختصر سے جملوں میں کہہ جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کے دوسرے افسانچے کی جانب۔ عنوان ہے دوسری خواہش۔ ہر انسان کی دو مائیں ہوتی ہیں۔ ایک ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے، دوسری ماں کون سی ہوتی ہے؟ فطرت۔ کمال ہے، اس ظالم جادوگرنی کو آپ ماں کہتے ہیں؟ یہ ظالم جادوگرنی کیسے ہے؟ یوں تو اس نے انسان پر کئی ظلم کیے ہیں، لیکن ایک ظلم اتنا سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے انسان تل ملا رہا ہے۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ سیکس۔